हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं बिल्कुल फेमा लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा फेमा लॉ क्या है, फेमा लॉ की एप्लीकेबिलिटी, स्कोप एंड सेक्शन अरेंजमेंट ऑफ द फेमा एक्ट 1999। इसके अलावा हम लोगों ने डिफिनेशन पार्ट में इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सारे देखे। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, ऑथराइज्ड पर्सन, एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड एवरी जो सेक्शन के अंदर जो यूज होने वाले जितने भी डिफिनेशन है उसको हम लोगों ने यहाँ लास्ट वीडियो में देखा। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ द फेमा लॉ जो रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट की बात करता है। यहाँ सेक्शन 3 कहता है डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है, हम लोगों ने डिफिनेशन पार्ट में समझा उसको। आज हम लोग सेक्शन में देखते हैं कि सेक्शन में एग्जैक्ट प्रोविजन क्या दिया हुआ है और इसको एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 जो वर्डिंग जो स्टार्ट होता है, यहां पर देखिएगा डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो पहला पार्ट इसका क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंदर। मतलब इस एक्ट के अंदर अगर कहीं पे प्रोविजन दिया हुआ है डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग, या फिर जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई, अगर जनरल एंड स्पेशल परमिशन दिया गया है तो आप कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग। या फिर अगर एक्ट में कहीं पे एक्ट या उसके अंडर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर अगर कहीं प्रोविजन दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। लेकिन इसके अलावा आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते हैं, दैट इज द प्रोविजन। तो यहाँ पर दो पार्ट जो है आपका, सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एंड सेकंड जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। तो यहाँ पर इसके अलावा कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल, पहला बात कहता है डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। क्या नहीं कर सकता? कोई भी पर्सन नहीं कर सकता डील और ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी को भी डील या ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी। इसको हम लोग एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझेंगे। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया आता है एंड यहां पे इंडिया आकर वो अपने दोस्त को 1000 यूएसडी 1000 यूएसडी सेल करता है। उसका दोस्त है जो रेजिडेंट इन इंडिया है। तो यहां पर जो उसका फ्रेंड है बैंक से उसको अच्छा रेट देता है, चलो चलो बैंक में जितना मिल रहा है उससे हम थोड़ा सा अच्छा रेट दे देंगे। लेकिन दिस कैन नॉट बी डन एज इट वुड अमाउंट टू डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर नहीं कर सकता। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। दिस कैन नॉट बी डन एज इट अमाउंट टू डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है तो डीलिंग इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट बाय ऑथराइज्ड पर्सन। दूसरा, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। पेमेंट या क्रेडिट नहीं कर सकता है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को किसी भी मैनर में। यहाँ पर बड़ा अच्छा एक एग्जांपल आप देखिएगा। जब सपोज मान लीजिए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, कोई उसका इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में, वो अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करता है कि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दो। दिस विल अमाउंट टू पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट। देख रहे हैं डेफिनेशन में, मेक एनी पेमेंट or for the credit of any person resident outside India in any manner. So this will amount to payment for the credit of non-resident. So this is not permitted under the FEMA law. And
थर्ड, receive otherwise through an authorized person any payment by order or on behalf of any person resident outside India in any manner. Third, receive otherwise through an authorized person, मतलब डायरेक्टली रिसीव करता है एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमको एग्जांपल्स से इसको बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे। एक्सप्लेनेशन में देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज वेयर एनी पर्सन इन और रेजिडेंट इन इंडिया रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर or on behalf of any person resident outside India through any other person, including an authorized person, without a corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to be have received such payment otherwise than through an authorized person. तो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि विदाउट ए करस्पॉन्डिंग इनवार्ड रिमिटेंस, अगर आप कोई इंडिया से बाहर से आप कोई कुछ भी रिसीव करते हो तो वो समझा जाएगा डीम टू हैव रिसीव सच पेमेंट अदरवाइज थ्रू ऑथराइज पर्सन। तो रिसीव नहीं कर सकता अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी मैनर। हमने पहले देखा डील नहीं कर सकता, दूसरा पेमेंट नहीं कर सकता और तीसरा रिसीव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। A foreign tourist comes to India and he takes food at a restaurant. He would like to pay 20 USD in cash to the restaurant. अब आप बताइए क्या ये रिसीव कर सकता है रेस्टोरेंट वाला? तो रेस्टोरेंट कैन नॉट एक्सेप्ट कैश as it will be received otherwise than through authorized person हो जाएगा। रेस्टोरेंट will have to take a money चेंजर लाइसेंस टू एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी। अगर वो एक्सेप्ट करता है फॉरेन करेंसी तो उसको मनी चेंजर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे ऑथराइज पर्सन का डिफिनेशन देखा, ऑथराइज पर्सन ऑथराइज बैंक होते हैं, उसमें मनी चेंजर ऑफशोर बैंक यूनिट होते हैं। तो अगर ऑफशोर मनी चेंजर का उस पर लाइसेंस है तभी वो रिसीव कर सकता है, अदरवाइज वो रिसीव नहीं कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in India as consideration for or in association with acquisition or creation or transfer of a right to acquire any asset outside India to by any person, जिसको आप अच्छी तरह समझेंगे। जैसे हवाला ट्रांजैक्शन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्सप्लेनेशन में इसका पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस मेकिंग एनी पेमेंट और फॉर क्रेडिट टू ऑफ एनी पर्सन or receiving any payment for by order or on behalf of any person or drawing, issuing or negotiating any bill of exchange or promissory note or transferring any security or acknowledging any debt। इसको एग्जांपल से समझेंगे। This type of the transaction known as the हवाला transaction। इंडियन रेजिडेंस सपोज मान लीजिए 80,000 रुपीज इन कैश इंडियन डीलर को देता है और इसके बदले में उसका ब्रदर जो दुबई में है उसको 1000 USD दुबई डीलर से मिल जाता है। यहाँ पर दोनों डीलर बाद में क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं ट्रांजेक्शन। लेकिन ये ट्रांजेक्शन इज नॉट परमिटेड एज पर द हिमल लॉ। तो no person shall enter into any financial transaction in India as consideration for or in association with acquisition or creation or transfer of right to acquire any asset outside India by any person। तो ये 4 types of the transaction हुआ। सबसे पहला आपने देखा डील और ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी, सेकंड मेक एनी पेमेंट और क्रेडिट, एंड थर्ड रिसीव, एंड फोर्थ इंटर इनटू एन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको।
The above transaction may carried on as otherwise provided in this act or with the general or a special permission of the RBI. तो यहाँ पर दो क्लॉज है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक्ट के अंदर अगर प्रोविजन दिया हुआ है या फिर जनरल या स्पेशल परमिशन आरबीआई का है तो वो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि दिस सेक्शन इंपोज ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपका ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन दिया गया, एक तरह प्रोविजन है कि अगर वो एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं करता या फिर जनरल या स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई के अकॉर्डिंगली नहीं करता तो वो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। एंड थर्ड, दिस सेक्शन अप्लाइज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड पर्पस ऑफ दिस सेक्शन is to regulate inflow and outflow of the foreign exchange through authorized dealer and in a permitted manner. Thank you so much for watching this video. In case of any query or doubt, you may drop your message in query box. Thank you so much.